हेलो माय स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे गाजा वार के बारे में, यानी कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रहा है इसके बारे में। ये भी थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गाजा वार भी आज के दिन दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड सब्जेक्ट है। तो चलिए आज हम ये जानेंगे कि इजराइल और पैलेस्टाइन का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आज हमास क्यों इजराइल पे अटैक किया और इजराइल इसके बदले में क्या क्या स्टेप उठाया हमास के अगेंस्ट। और हम आगे जाके ये भी जानेंगे कि ये जो छोटे से एक कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे कैसे कैसे बड़े बड़े जो पावर्स है ये एक साथ हो गए और दुनिया दो हिस्सों में टूट गए। ये भी आज हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं इस वीडियो पे, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हर बार की तरह कि दुनिया की कौन सी ऐसे हिस्से में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आप देखेंगे कि ये है एशिया और ये है अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे है मिडिल ईस्ट हालांकि एशिया के अंदर ही पड़ रहा है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका यहाँ पे, समझ रहे हैं आप, ये छोटी सी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आगे जाके हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये है एशिया और इसी के बीच पास में ये जो मिडिल ईस्ट है, इनके बीच यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपने देख लिया। और भी थोड़ा सा जूम करें तो ये है कॉन्फ्लिक्टेड एरिया। अभी देखिए, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्टेड एरिया पे जो इजराइल कहाँ पे है और आसपास के कौन कौन सा कंट्री है यहाँ पे, ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे है इजराइल, ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं ये है इजराइल, ठीक है। और इजराइल के यहाँ पे अगर आप देखें कि ये पे दो जो ब्लैक कलर के जो शेड्स है ये है पैलेस्टाइन, ठीक है। और ऊपर आपने देख लिया कि यहाँ पे लेबनान है, इसके साइड पे यहाँ पे है सीरिया, यहाँ पे है जॉर्डन और यहाँ पे है इजिप्ट। ये देश की नाम आप याद रखना क्योंकि आगे जाके ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम जानेंगे कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट की कारण क्या है, इजराइल और ये जो पैलेस्टाइन है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या है ये हम जानेंगे। तो जानने से पहले हमें देख लेते हैं कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट के क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। थोड़ा सा जूम करके अगर दिखाए आपको तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप इजराइल और यहाँ पे देख रहे हैं ये है फिलिस्तीन के एक पार्ट और ये है फिलिस्तीन के दूसरे पार्ट। अभी जो फिलिस्तीन के राइट साइड वाले जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है और यहाँ पे जो छोटी सी पार्ट है इसको कहा जाता है गाजा स्ट्रिप, समझ लिया आपने। और बाकी जो येलो पार्ट है ये जो येलो पार्ट है ये किसके पार्ट है, ये इजराइल के पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इजिप्ट है, इजिप्ट के इस पार्ट को कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। अच्छा, ये है जॉर्डन, ये है सीरिया और ये ऊपर जो कंट्री है ये है लेबनान, ठीक है। मैं आपको दिमाग पे रखना, ठीक है। तो आगे जाते हैं, इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, सबसे पहले अगर आप देखें कि 1914 पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और उनके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री था उस टाइम। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने भाई ज्यूस को बोला। ब्रिटेन का एक फॉरेन एक सेक्रेटरी था जिसके नाम था आर्थर जेम्स बेल्फोर। ब्रिटेन के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे इसका नाम क्या था, आर्थर जेम्स बल्फोर। तो ये आर्थर जेम्स बल्फोर ने क्या कहा कि जूइस पूरी यूरोप पे मतलब बिखरे हुए थे, ठीक है। यहाँ पे थे जूइस, यहाँ पे थे अमेरिका पे जूइस थे, यहाँ पे जूइस थे, ठीक है। तो आर्थर जो था, इन्होंने जूइस को कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि आपके लिए एक नया कंट्री बना रहे हैं, तो आप क्या करें उस कंट्री पे चले जाए। और वो कंट्री क्या है, पैलेस्टाइन। अभी देखिए, पैलेस्टाइन ऑलरेडी एक कंट्री के तौर पे था जहाँ पे ब्रिटेन का कब्जा था। तो ब्रिटेन ने क्या किया भाई, इजराइल को मतलब यहूदी को ये कहा कि यहूद तुम चले जाओ और पैलेस्टाइन पे अपना घर बसाओ, ठीक है। 1917 पे कुछ यहूद यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब 1917 पे जब कुछ यहूद यहाँ पे आ गए तो तब के अगर आप थोड़ा सा मैप देखें तो यहाँ पे जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का लगभग आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो ग्रीन पार्ट है ना, ये पूरा ग्रीन पार्ट, ये पूरा तब के टाइम पे फिलिस्तीन था। और ये जो व्हाइट पार्ट देख रहे हैं ना 1917 पे, ये भी नहीं था ज्यूस के पास, मतलब बहुत ही कम जगह पे ज्यूस था। अभी क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे क्या हुआ कि हिटलर ने बहुत ज़्यादा यहूद को क्या करना लगा कि जेनोसाइड करना स्टार्ट किया यहूदी का। तो जब हिटलर ने जेनोसाइड स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा पे यहूदी ने क्या किया कि फिलिस्तीन पे आना स्टार्ट किया। अब जब 1945 पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1945 पे यूएन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया दुनिया पे अमान और शांति के लिए। तो तब के टाइम पे फिलिस्तीन पे किसका कब्जा था, ब्रिटेन का कब्जा था 1945 पे। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन ने भाई ये डिसीजन लिया कि भाई हम क्या करेंगे कि यहाँ से
चले जाएंगे। ब्रिटेन ने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, फिलिस्तीन से चले जाएंगे। इनसे पहले 1945 पे जो यूएन का इस्टेब्लिश किया गया था, उन्होंने क्या किया कि भाई 1946 आते आते आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1946 पे यह था, और 1946 आते आते इजराइल ने क्या किया कि भाई पूरी फिलिस्तीन के लगभग बहुत सारे जगह क्या किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे जगह के ऊपर इन्होंने कब्जा लिया। तो यूएन ने क्या किया, यहाँ पे फिलिस्तीन पे जो अरब रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो ज्यूस रहते हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। ये तो नॉर्मल बात है ना कि आपके जगह पे कोई आए और फिर आपके जगह को कब्जा करना स्टार्ट करे, तो आपके साथ तो उनका कॉन्फ्लिक्ट पक्का होगा। तो वही हुआ। तो यूएन ने क्या किया, यूएन ने भाई फिलिस्तीन के जो अरब थे इनको कहा कि भाई ये है यूएन प्लान 1947, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये यूएन प्लान के नाते ये मैप बनाया गया, और यूएन ने क्या कहा, ये मैप दिया। अच्छा, फिलिस्तीन का पार्ट कितना था, ये था फिलिस्तीन का पार्ट, और यूएन ने क्या कहा कि भाई फिलिस्तीन आप भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करो और आप क्या करो, कुछ लैंड ज्यूस को भी दे दो। तो यूएन ने क्या कहा कि ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो व्हाइट पार्ट है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, यूएन ने कहा कि ये जगह आप ज्यूस को दे दो, और ये जो ग्रीन जगह है, ये ग्रीन जगह है, ठीक है, ये आप क्या करो, खुद के पास रख लो। अभी ये तो पागल ही करेगा ना, यूएन की तो फेलियर यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था। अरे भाई, एक कंट्री का आप लगभग 50% हिस्से किसी और को दे रहे हो, और आप उसको कह रहे हो कि भाई आप मान लो। ये क्या हो सकता है कभी? तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्टिंग तो यूएन ने खुद ही कर दिया, ठीक है। तो 1947 ने जब यूएन ने ऐसा प्लान किया, और उसके ठीक एक साल बाद ब्रिटेन ने क्या बोला कि ब्रिटेन अपने कॉलोनाइजेशन को हटा रहा था पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 1947 पे उन्होंने भारत से अपना कॉलोनाइजेशन हटा लिया, भारत को इंडिपेंडेंस दे दिया। इसी तरीके से ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से भी अपना फोर्स उठा लिया। कब फोर्स उठा लिया ब्रिटेन ने? 1948 पे। 1948 पे जब ब्रिटेन ने अपना फोर्स उठा लिया, तब क्या हुआ कि वहाँ पे जो अरब थे और ज्यूइश थे, इनके बीच पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा पे बढ़ गए। अब जब बहुत ज़्यादा मात्रा पे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, तो क्या हुआ कि 1948 पे यहूद अर्थात ज्यूइश ने क्या किया कि भाई फिलिस्तीन के जो अरब थे, इनके अगेंस्ट क्या किया कि भाई इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अभी ज्यूइश ने सिर्फ ज्यूइश को, एक्चुअली ज्यूइश के जो कॉन्फ्लिक्ट थे, ये सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के बीच, मतलब फिलिस्तीन और ज्यूइश के बीच ही नहीं था। यहाँ पे आसपास जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया मैंने कि आसपास जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, जैसे कि आपने बोला कि सीरिया, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे इजिप्ट है, ये इन सबके साथ इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो 1948 पे क्या किया कि इसराइल ने ये सारे कंट्री के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसराइल ने क्या किया कि 1948 पे ये सारे जो कंट्री थे, मतलब सिर्फ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो वेस्ट बैंक है, यहाँ पे जो वेस्ट बैंक है और यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप, सिर्फ इनके अगेंस्ट नहीं, ये पूरा जो अरब कंट्री थे इनके अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया। तो 1948 के बाद, 1948 के जो वार हुआ, इनके बाद क्या हुआ कि इसराइल ने फिलिस्तीन के, यूएन ने 1947 को जो टू स्टेट जो पॉलिसी दिया था, इसको कहते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन, ये यूएन ने कब दिया था? 1947 को, आपको बताया, ठीक है। जिसका मैप था ये था इसका मैप, ये था इसका मैप, ठीक है। तो 1948 पे जब इसराइल और अरब के बीच में वार हुआ, तो इसराइल ने क्या किया भाई, ये वार जीत लिया। अब जब इसराइल ने ये वार जीत लिया किसके अगेंस्ट? सीरिया के अगेंस्ट, लेबनान के अगेंस्ट, जॉर्डन के अगेंस्ट, इजिप्ट के अगेंस्ट, और वेस्ट बैंक पे जो फिलिस्तीनी अरब रह रहे इनके अगेंस्ट जीत लिया। अभी जब जीत लिया, तो यूएन ने जितना जगह प्रोपोजल पे दिया था कि फिलिस्तीन आप दे दो, इसराइल ने उससे कई गुना ज़्यादा जगह क्या किया, फिलिस्तीन से कब्जा लिया, ठीक है। और एक बात आपको दिखाओ कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसराइल के ठीक ऊपर यहाँ पे है एक गोलान हाई बोल के एक जगह है, यहाँ पे गोलान हाई बोल के एक जगह है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दे कि ये गोलान हाई किसने कब्जा लिया? ये गोलान हाई सीरिया ने कब्जा लिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वेस्ट बैंक था, ये जो वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक किसने कब्जा लिया? ये वेस्ट बैंक कब्जा लिया जॉर्डन ने, ठीक है। और यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये गाजा स्ट्रिप किसने कब्जा लिया? ये गाजा स्ट्रिप पे किसका हुकूमत आ गया? इजिप्ट का, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि इसराइल ने लगभग फिलिस्तीन के 50% से ज़्यादा जगह को अपने अंदर ले लिया, और यहाँ पे गोलान हाई सीरिया ने ले लिया, वेस्ट बैंक जॉर्डन ने ले लिया, और इजिप्ट ने क्या किया, ये जो गाजा स्ट्रिप है, जहाँ पे आज पूरी दुनिया की कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ही है, ठीक है। तो ये गाजा स्ट्रिप किसने ले लिया? इजिप्ट ने। कब? 1948 के जो वार हुआ इसके बाद। आपको थोड़ा सा मैप में दिखाऊँ यहाँ पे, तो 1948 पे आप इसराइल की जगह देख सकते हो, यहाँ पे पूरा जगह इसराइल ने ले लिया, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा ये किसके अंदर चला गया? वेस्ट बैंक जॉर्डन के अंदर। और यहाँ पे एक थोड़ा सा गोलान हाई जगह है, ये सीरिया के अंदर चला गया। और ये जो गाजा स्ट्रिप है ये किसके पास चला आया? इजिप्ट के पास चला आया। अभी देखिए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनके बाद क्या हुआ कि भाई जो वेस्ट बैंक है,
ये जो वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक पे क्या हुआ, एक नया पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एक नया पार्टी का एक इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कहाँ पे? ये वेस्ट बैंक पे। तो ये वेस्ट बैंक पे क्या हुआ, एक नया पार्टी का आविर्भाव हुआ जिसका नाम है PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे ये इस्टेब्लिश हुआ? ये वेस्ट बैंक पे। कौन सा पार्टी? PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ कहाँ पे? वेस्ट बैंक पे। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 1967 आते आते, देखिए 1948 पे अरब ने हार गया था इसराइल के अगेंस्ट। तो ये हार तो ये लोग नहीं मानेंगे ना। तो ये लोग क्या करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे कि इसराइल जितने जगह फिलिस्तीन से अपने कब्जा लिया, ठीक है, वो जगह फिर से वापस ले ले। ये तो कोशिश करेंगे ना। तो इन्हीं के तनाव की वजह से क्या हुआ कि 1967 में क्या हुआ कि भाई इसराइल और अरब के जो कंट्री थे इनके अगेंस्ट फिर से जंग छिड़ गया। अभी ये जंग कितने दिन चला? ये जंग चला आपका कितने दिन? बस 6 दिन। ठीक है। तो ये 6 डे के अंदर क्या क्या इसराइल ने, ये जो सीरिया के अंदर जो गोलान हाई था, जो सीरिया ने 1948 को क्या क्या कब्जा लिया था, ये सीरिया से छीन लिया इसराइल ने। गाजा स्ट्रिप जो था, ये गाजा स्ट्रिप इसराइल ने छीन लिया और ये पैलेस्टाइन को दे दिया, क्योंकि ये पहले पैलेस्टाइन का ही पार्ट था। UN के जो रेजोल्यूशन था इनके अंदर ये पैलेस्टाइन का पार्ट था, तो ये पैलेस्टाइन को दे दिया। और जॉर्डन से क्या क्या कि वेस्ट बैंक को भी छीन लिया। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वेस्ट बैंक है, यहाँ पे जो वेस्ट बैंक है और यहाँ पे गाजा, ये दोनों मिलके मतलब फिलिस्तीन बना। ठीक है। यहाँ पे इसराइल रह गया और इसराइल ने यहाँ पे पूरा मतलब यहाँ पे इन्वेड करते करते ये पूरा सिनाई पेनिनसुला जो देख रहे हैं ना इजिप्ट का, ये पूरा जगह इसराइल ने कब्जा लिया था। फिर वापस जाके UN ने जब दबाव बनाया इसराइल के ऊपर, तब इसराइल ने क्या किया कि ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये जो गाजा स्ट्रिप आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो गाजा स्ट्रिप आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गाजा स्ट्रिप को फिलिस्तीन को छोड़ दिया और वेस्ट बैंक को फिलिस्तीन को छोड़ दिया। इनको अलग से कंट्री बना दिया। ठीक है। जो जॉर्डन के अंदर थे, ये इजिप्ट के अंदर थे। ठीक है। इनको बोला कि भाई तुम अब फ्री रहो। ठीक है। मतलब जॉर्डन के अंदर भी नहीं रहो, इजिप्ट के अंदर भी नहीं रहो। ठीक है। तो ये हो गया 1967 का वार। इसके बाद क्या हुआ, 1967 के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए ये अलग सा लैंड है, ये अलग सा लैंड है, इनके बीच में कोई कनेक्शन है नहीं अभी। ठीक है। लैंड कनेक्शन तो है नहीं कि बीच में इसराइल है। तो यहाँ पे कौन एक्टिव था? यहाँ पे एक्टिव था PLO। ठीक है। तो 1987 पे क्या हुआ, 1987 पे क्या हुआ कि गाजा पे एक नया पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ जिसका नाम है हमास। इसका नाम है हमास। भाई देखिए यहाँ पे जो PLO था, मतलब पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था, इनके भाई थोड़ा सा न्यूट्रल स्टैंड था इसराइल के अगेंस्ट। मतलब ये चाहते थे कि भाई इसराइल के साथ थोड़ा सा ट्रीटी वगैरह कर लो और अमान और शांति से रहो। लेकिन गाजा स्ट्रिप पे जो हमास था, इनके मोटिव थोड़ा अलग था। ये भाई बहुत मतलब जिहादी मेंटालिटी के लोग थे। ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई आपने क्या किया, हमारे लैंड को छीन लिया। अब जब आपने हमारा लैंड को छीन लिया तो हम भी क्या करेंगे, आपसे युद्ध लड़ेंगे और आपसे हम क्या करेंगे, आपने जो लैंड हमारा कब्जा लिया वो लैंड हम वापस से आपसे कब्जा लेंगे। ये हमास का सीधा मोटिव था। अब सोचिए, अब इसराइल के लिए खतरे का घंटी बजना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसराइल ये कभी नहीं चाहेगा कि उनके अगेंस्ट एक प्रॉपर ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप एक्टिव रहे। तो फिर इसराइल ने क्या किया कि उनके जो बाप थे USA, उनको क्या किया, भाई आप हमास पे दबाव बनाइए। तो USA ने क्या किया, उसके बाद हमास पे दबाव बनाते रहा और इसराइल के लिए PLO फायदेमंद रहा, लेकिन हमास उनके हमेशा अगेंस्ट पे रहा। अभी देखिए, अभी आगे हम हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, आपने 2 स्टेट सॉल्यूशन पढ़ लिया, अभी आगे जाके हम देखेंगे कि 2006 पे, कब 2006 पे क्या हुआ कि फिलिस्तीन पे क्या हुआ, 2006 पे इलेक्शन हुआ। अच्छा, अब फिलिस्तीन मतलब क्या, कहाँ पे? फिलिस्तीन मतलब ये पूरा जगह पे, गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक, ये 2 जगह पे क्या हुआ 2006, कब 2006 पे क्या हुआ कि इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो PLO पार्टी था, अच्छा PLO पार्टी से पहले वेस्ट बैंक पे और भी एक पार्टी था जिसका नाम था फतह पार्टी। ठीक है, फतह पार्टी। तो PLO और फतह पार्टी मर्ज कर गया और आगे जाके ये PLO फतह के नाम पे ही दुनिया पे क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है। तो फतह पार्टी के जो लीडर थे, इसका नाम था महमूद अब्बास। ठीक है। तो महमूद अब्बास जो थे, इनके जो लीडर थे, इनके नाम क्या थे, इनके नाम थे महमूद अब्बास। और ये जो महमूद अब्बास थे, ये और यहाँ पे थे हमास, ये दोनों मिलके क्या किया कि वेस्ट बैंक और गाजा पे अपना सरकार बनाया। ठीक है। सरकार जब बना दिया, ठीक है, तो हमास अगर सरकार पे आए तो किनके दिक्कत होगा, इसराइल का दिक्कत होगा। तो इसराइल के बहुत बहुत दिक्कत हो गए, क्योंकि हमास के जो स्टैंड्स थे बहुत बहुत हार्ड थे।
लेकिन फतह पार्टी का जो स्टैंड थे ये थोड़ा सा न्यूट्रल थे, थोड़ा सा लूज थे, ठीक है। तो इसराइल ने कहा कि भाई यूएसए आपने क्या करो, आप क्या करो कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दो। तो अमेरिका यूएसए ने क्या किया कि 2006 पे क्या किया कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अभी देखिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएसए बोल सकते हैं लेकिन हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे जो कंट्री है इंडिया अभी तक हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है, क्योंकि हमास की जो एक्टिविटी है ये अगेंस्ट इजराइल है। दुनिया की और किसी हिस्से में हमास की कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो अगर अमेरिका बोल दे तो हम भी बोल दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। दुनिया पे एक हमारा न्यूट्रल स्टैंड हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया 2006 पे इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। अब जब 2006 पे इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया तो क्या हुआ कि हमास और फतह जो पार्टी है, मतलब गाजा स्ट्रिप पे जो हमास रह रहे हैं और यहाँ पे जो फतह पार्टी है, इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में तनाव क्रिएट हुआ। और इनके बीच पे क्या हुआ, तनाव क्रिएट हुआ। और हमास ने क्या किया कि गाजा स्ट्रिप से पीएलओ को हटा दिया, मतलब फतह पार्टी के जो मेंबर थे, फतह पार्टी के जितने भी कर्मचारी थे, इनको क्या किया, यहाँ से भगा दिया गाजा स्ट्रिप से। बोला भाई तुम हटो और तुम वेस्ट बैंक पे आप अपना रहो, ठीक है, हम यहाँ पे रहेंगे। तो 2007 के बाद क्या हुआ कि ये जो गाजा स्ट्रिप थे इन पे किसका राज है, गाजा स्ट्रिप है यहाँ पे किसका राज रहा, हमास का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फतह पार्टी का राज हो गया, ठीक है। अभी देखिए 2008 आते आते इजराइल ने कितना जगह कब्जा लिया। ये देखिए ये 1946 का और ये है 2008 का। तो ये तो नॉर्मल बात है, कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। अभी देखिए 2007 ये हो गया। अभी हम थोड़ा सा गाजा की मैप देख लेते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये गाजा पे ही है, क्योंकि गाजा पे हमने क्या कहा कि गाजा पे किसका कंट्रोल है, हमास का, ठीक। तो गाजा को अगर हम थोड़ा सा मतलब एनालिसिस करें तो यहाँ पे देखिए कि गाजा की उत्तरी साइड पे यहाँ पे गाजा मेन सिटी है, इसके नीचे यहाँ पे दर एल बला है, ठीक है। यहाँ पे उसके नीचे आप देखें तो यहाँ पे खान यूनिस है, और इनके नीचे अगर आप देखिए ये है रफा, और यहाँ पे रफा के बॉर्डर है जो इजिप्ट के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गाजा की मैप। अभी 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ कि हमास ने क्या किया कि भाई 4300 रॉकेट इन्होंने क्या कि पूरी इजराइल पे लॉन्च कर दिया। यहाँ से गाजा स्ट्रिप से 4300 रॉकेट इजराइल के तरफ लॉन्च कर दिया, ठीक है। और क्या किया कि बहुत सारे पैराग्लाइडर मतलब वो एयर अटैक कहते हैं उसको, ठीक है, वहाँ से बहुत सारे बंदे उतरा और उन्होंने क्या किया कि लगभग 250 लोगों को होस्टेजेस बना लिया। अच्छा होस्टेजेस क्या है, किसी को अगर होस्टेजेस पता नहीं है तो मैं होस्टेजेस मतलब बंदी बना लिया, ठीक है। मतलब आप क्या करो कि किसी भी देश पे जाओ, उनके लोग को आप किडनैप कर लो और फिर जाके आपका जो प्रपोजल है ये उन देश के सामने रखो कि भाई हम इन लोगों को छोड़ देंगे अगर आप हमारे ये प्रपोजल मान ले तो इसी को होस्टेजेस कहते हैं। तो हमास ने क्या किया 250 के आसपास लोगों को होस्टेजेस बना लिया अपने यहाँ पे। और क्या किया कि 650 के आसपास सिविलियन इजराइल के मारा गया, 35 के बच्चे मारा गया, ठीक है, इन अटैक पे। तो इनके अगेंस्ट पे अब क्या किया कि भाई इजराइल ने बोला कि भाई हम अब हमास के अगेंस्ट क्या करेंगे, वार डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा देखिए जब 7 अक्टूबर 2023 पे हमास ने इजराइल पे अटैक किया तो क्या हुआ कि हमास ये पूरा जगह ये कब्जा लिया था इजराइल से सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए। उसके बाद इजराइल ने जब फिर से अटैक किया, क्या हुआ कि इजराइल ने उत्तरी साइड से अटैक करते करते धीरे धीरे क्या किया कि यहाँ से आके यहाँ तक एकदम आते आते आज रफा पे भी इजराइल बसे हुए जो रिफ्यूजी कैंप है इनको भी क्या किया कि बंद कर दिया। यहाँ पे भी गोलाबारी कर रहे, ठीक है। इन्होंने वाटर सप्लाई बंद कर दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये पूरी जगह को ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे वाटर सप्लाई बंद कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दिया। जो एड मतलब यूएन जो एड आ रहा था नॉर्मल सिविलियन के लिए ये भी बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा एक बात और कहे कि हमास के जो सबसे बड़ा ताकत है ये क्या है, ये है अंडरग्राउंड ये टनल, ये देख रहे हैं आप, ये अंडरग्राउंड टनल से। अच्छा हमास क्या कर रहे थे कि ये जो 250 होस्टेजेस जो हमास ने मतलब ले लिया था इजराइल से, ठीक, इनको क्या किया कि इनको यही टनल से क्या किया, यही टनल पे वो होस्टेजेस बना के रखा। अभी इजराइल को इस टनल के बारे में इतना पता नहीं था क्योंकि इस टनल का मैप इजराइल को इतना ज़्यादा पता ही नहीं है क्योंकि ये टनल बनाया ही हमास ने, ठीक है। तो ये टनल कहाँ पे घुस रहा है, कहाँ पे निकल रहा है, ठीक है, कितने टनल है और कितने बड़े बड़े टनल है ये इजराइल को बिल्कुल पता नहीं है। तो हमास ये एडवांटेज पे क्या कर रहे हैं, वार चला रहा है क्योंकि इजराइल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इनसे अगर लैंड पे अगर आप फाइट करेंगे तो ज़्यादातर आप फाइट नहीं ले पाएंगे। तो इजराइल यहाँ पे क्या है कि टनल से फाइट कर रहे हैं, ठीक है। आज तक अगर आप देखें तो इजराइल ने बहुत ज़्यादा खून खराबी किया है गाजा पे। लगभग 41,000 लोग इजराइल और हमास के ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे मारा गया, ठीक है, जो सिर्फ गजा पे, ठीक है। आप देख पाएंगे यहाँ से लगभग 28,000 के आसपास माइनर है,
9,000 के आसपास वुमेन है और 4,000 के आसपास जो बड़े बुजुर्ग है ये मारा गया। 52% मतलब डेथ बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है, जिनमें से वुमेन थे, माइनॉर्स थे। 40% उन पे जो जिसको आइडेंटिफाई किया गया उनमें 40% मेन थे, ठीक है। तो यूएन ने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया। रिसेंट पे यूएन पे क्या कहा गया कि भाई इजराइल के जो इलीगल जो ऑक्यूपेशन है गाजा पे, ठीक है, इस पे एक चार्टर बनाया गया जहाँ पे लगभग 124 कंट्री इजराइल के अगेंस्ट वोट डाला। इवन फ्रांस के साथ साथ बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्री भी इजराइल के अगेंस्ट वोट डाला, ठीक है। अभी देखें, अभी आप बोलेंगे कि भाई इतनी छोटी सी एक जगह गाजा, ठीक है, और इतनी छोटी सी एक मिलिट्री ग्रुप इजराइल जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, इनके अगेंस्ट कैसे वार लड़ रहा है, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा इंटरनेशनल मैटर है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईरान है, ठीक है, और यहाँ ये जो ईरान है इन्होंने क्या कर रहे हैं, ये जो गाजा है ईरान के साथ इजराइल के बनते नहीं है। तो ईरान हमेशा ये हमेशा कोशिश पे रहता है कि ये इनके प्रॉक्सी के थ्रू क्या करे कि दुनिया पे अपने दबदबा बना रहा है, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट पे ईरान अपने प्रॉक्सी के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। तो ईरान ने क्या किया कि यहाँ पे जो हमास है इनको बैक एंड से मिसाइल देके, फंड देके, आर्मी देके, सब कुछ देके हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, ईरान का सिर्फ यहाँ पे हमास एक प्रॉक्सी नहीं है। ईरान के आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे है येमेन, और येमेन पे ईरान के और भी एक प्रॉक्सी है जिसका नाम है हुती रेबेल। ईरान की एक प्रॉक्सी है जो येमेन पे है। अच्छा, ईरान के और एक प्रॉक्सी है जो है लेबानन पे। ये अब लेबानन देख रहे हैं, यहाँ पे लेबानन पे एक और भी एक प्रॉक्सी है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉक्सी है ये कोई छोटे मोटे मिलिट्री ग्रुप नहीं है, ये एक फुल्ली इक्विप्ड, इतने सारे सोल्जर लेके बैठा है ये लोग, इतना रॉकेट लेके बैठा है, मिसाइल लॉन्चर लेके बैठा है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक एक कंट्री के इतने आर्मी और मतलब मिसाइल रॉकेट लॉन्चर नहीं है जितने इन प्रॉक्सी के पास है, ठीक है। तो ये इजराइल के लिए बहुत सारे मतलब बहुत ही खतरा है। अच्छा, आप बोलेंगे कि ईरान के अंदर का जो मसला है यही इतना मतलब ईरान खुद ही अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर पे चल रहे, तो ईरान इतना फंड कहाँ से ला रहा है? भाई ईरान को पीछे से सपोर्ट कर रहा है चाइना और रशिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक तरफ ईरान के पास अर्थात हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है? यहाँ पे हमास को सपोर्ट कर रहा है ईरान, हमास को सपोर्ट कर रहा है ईरान को बैक एंड से सपोर्ट कर रहा है रशिया और चाइना, समझ रहे हैं ना। और वहाँ पे पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे आलोचना किए थे कि रशिया और यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे रशिया को कौन हेल्प कर रहे हैं? ईरान हेल्प कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि दुनिया पे ईरान, चाइना और रशिया एक पावर बन गया, मतलब एक एक्सिस बन गया। और दूसरी तरफ जो इजराइल को हेल्प कर रहे हैं, इजराइल को कौन हेल्प कर रहे हैं? इजराइल को पूरा जो यूरोपियन यूनियन है ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। और जो यूएसए है ये भी हेल्प कर रहा है इजराइल को। तो इजराइल को पूरी यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका दोनों ही इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि इजराइल और गाजा के जो वॉर है यहाँ पे दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुका है। किस तरीके से? एक तरफ आपका होगा ईरान हो गया आपका, यहाँ पे हमास, हिजबुल्लाह, हुती सब इंक्लूडेड है, रशिया और चाइना है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए, ठीक है। तो ये दो एक्सिस पे दुनिया आज बांट गए हैं। आगे जाके देखिए तो हम देखेंगे कि भाई ये जो पूरा वीडियो है, ठीक है, इन पे आपने ये देख लिया कि भाई किस तरीके से हमास ने इजराइल पे अटैक किया, इजराइल ने क्या रिटेलिएशन दिया, ठीक है, इनके पीछे कौन कौन से बड़े बड़े पावर के हाथ है, ठीक है, ये सब आपने देख लिया। ईरान बैट ग्रुप किस तरीके से इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। आपने ये देख लिया कि हमास ने किस तरीके से टनल बनाया है, कितने कैजुअलिटी हुआ है इस वार पे। आप देख पाएंगे 7 अक्टूबर को क्या क्या हुआ। आप ये भी देख पा रहे कि इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास पे जो बेल आइकॉन है इनको क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, गुड बाय।